नमस्कार, लोकमंच में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात लोकसभा चुनाव के छठे दौर की। गुरुवार को देश के 12 राज्यों की 117 सीटों पर मतदान होना है। 9 चरणों वाले इस चुनाव का ये दूसरा सबसे बड़ा चरण है। इसमें तमिलनाडु की सारी 39 सीटें हैं। देखना होगा कि वहां अम्मा यानी जयललिता की योजनाओं के क्या कुछ मायने हैं। वहीं महाराष्ट्र की 19 सीटों के लिए भी वोटिंग होनी है। इन सीटों पर गुरदास कामत, छगन भुजबल, किरीट सोमैया, प्रिया दत्त, मिलिंद देवड़ा, संजय निरुपम, मेधा पाटेकर, मीरा सान्याल आदि मुकाबले में हैं। राजनीतिक परिवारवाद को समझना हो तो उत्तर प्रदेश चले जाइए, जहां 12 सीटों पर मतदान होना है। मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, अक्षय यादव, राजवीर सिंह, जयंत चौधरी, सलमान खुर्शीद के अलावे अमर सिंह और हेमा मालिनी भी चुनावी मुकाबले में हैं। वैसे मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर भी 24 को ही चुनाव है, जहां सुषमा स्वराज और सुमित्रा महाजन जैसे दिग्गज भाजपाई मैदान में हैं। बिहार और छत्तीसगढ़ की 7-7 सीटों के लिए भी इसी दौर में वोट डाले जाने हैं। और भी कई राज्य हैं जहां के चुनावी मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे आज लोकमंच में। चुनाव के इस चरण से पहले भी कुछ नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आ चुके हैं। राजनीतिक वर्ग में इन बयानों की काफी आलोचना हो रही है, होनी चाहिए भी, बशर्ते सिर्फ रस्म अदायगी ना हो। लेकिन क्या ऐसे बयान चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक खेल बनाने और बिगाड़ने का काम कर चुके हैं? अगर हां, तो उन नेताओं के प्रचार पर रोक लगाने का अब क्या मतलब बचता है? वैसे इस चरण में कुल 15% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, सबसे ज्यादा बिहार में 24%। वहीं दूसरी तरफ गरीबों की राजनीति करने वाले इन माननीयों में से 24% उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी हर 4 में से एक प्रत्याशी करोड़पति है। काश पूरे देश में भी ऐसा हो पाता। अफसोस की बात यह कि महिला उम्मीदवारों की संख्या इस बार भी काफी कम है, केवल 8%। मानो धर्म और जाति जैसे जिताऊ समीकरण महिलाओं पर फिट नहीं बैठते। अच्छी बात यह कि वोट डालने के लिए ही सही, महिलाएं राजनीतिक प्रक्रिया में शिरकत करने के लिए घर से बाहर तो निकल रही हैं। वैसे धनबल का असर अभी भी बरकरार है। चुनाव आयोग अब तक 240 करोड़ रुपए जब्त कर चुका है। मतदान से जुड़े, मतदान से पहले ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको ही समझने की कोशिश आज लोकमंच में। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी, आप जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सौरभ जी, आप राष्ट्रीय संपादक हैं नेशनल दुनिया समाचार पत्र के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे एक और वरिष्ठ पत्रकार राजीव मिश्रा, आप सीईओ हैं लोकसभा टीवी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एनके सिंह सर, शुरुआत आपसे, और शुरुआत तमिलनाडु से। पूरे राज्य में मतदान होना है 39 की 39 सीटों पर। किस तरीके की राजनीतिक तस्वीर आपको दिखती है चुनाव से पहले? पहले तो ये कि ये जो फेज है इसमें करीब 18 करोड़ वोटर्स हैं जी। वोटर्स के इलेक्टर्स। वोटर तो वो जो मतदान जाता है करने, उसको वोटर कहते हैं। ये इलेक्टर्स हैं 18 करोड़, लगभग अमेरिका के टोटल वोटर की संख्या भी इतनी ही है। तो मतलब एक पूरा अमेरिका एक फेज के चुनाव में हम लड़वा रहे हैं जी, उतने मतदाता हैं। ठीक बात। और दूसरी बात यह है कि जो टर्नआउट इस समय हो रहा है वो जो एवरेज 58% था 2009 में, उससे बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तमिलनाडु एक अकेला स्टेट है जहां की एक झटके में आप पूरे के पूरे चुनाव करा रहे हैं इस फेज में। बिल्कुल। और पूरा इलेक्शन इसलिए करा रहे हैं कि तमिलनाडु मैनेजेबल है, वहां पे बहुत ज्यादा इस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। बिहार को आप देखिए 7 फेजेस में करा रहे हैं, 6 फेजेस में, 5 यूपी में 6 फेजेस में। तो सिर्फ इसलिए कि वहां पे मैनेज करना, एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वोटर्स बहुत ज्यादा है, पोलिंग बूथ का नंबर ज्यादा होता है। जैसे दिल्ली में आपने कराया तो जो एवरेज आता है डिस्टेंस वो करीब 550 मीटर आता है। कि वहां से अगर आप अपने घर से चले तो एवरेज 550 मीटर पे आपको मिल जाएगा, आधा किलोमीटर के आसपास। चुनाव आयोग के लिए आसान है। तमिलनाडु में जो ये इलेक्शन कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा जो क्यूरियस आया है वो बाईपोलर जो होता था अभी तक, बाई एंड लार्ज बाईपोलर होता था, वो बड़ी खूबसूरती से ट्राईपोलर हो गया है। कैसे? ट्राईपोलर इस तरह हो गया है कि एक तरफ डीएमके है जो ट्रेडिशनल राइवल है डीएमके का, जयललिता और करुणानिधि का, और बाई एंड लार्ज इन्हीं पे चलता। सारे पोल्स जो होते थे इनके आसपास रहते थे, कोई मेजर सिग्निफिकेंट थर्ड पार्टी नहीं उभरती थी। हालांकि सर, माफ कीजिए बीच में रोक रहा हूं, 2009 में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस। जी हाँ, वो इसलिए मिली थी, कांग्रेस को बड़ी 8 सीटें मिली थी और जयललिता को 9 केवल। जी हाँ, 9 मिली थी, बात सही है। लेकिन कांग्रेस इस समय उस फ्रेम में नहीं है। ठीक है। उस तरह के दौर में कांग्रेस इस समय नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। जी। इस समय जो ट्राईपोलर हो रहा है वो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी ने एक बड़ा खूबसूरत खेल किया। उसके पास 2 ऑप्शन थे, जयललिता के साथ जाए, पर जयललिता कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लगता है कि अनप्रेडिक्टेबल हैं।
बाकी नजदीकी सब ठीक है कि दोनों मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जयललिता का पिछला रिकॉर्ड जो रहा है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का रहा है। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी को लगा कि ये एक रिलायबल अलायंस नहीं हो सकता। इसी वजह से 6 अन्य पार्टियां जो हैं, फ्रिंज पार्टीज हैं, जबकि फ्रिंज हम नहीं कहेंगे क्योंकि एक पार्टी को 10% वोट मिले हैं, बिल्कुल डीएमडीके को 10% वोट मिले हैं। तो इस तरह से 6 पार्टियों का एक कॉम्बिनेशन करके एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन, जिसको विनेबिलिटी अच्छी खासी होगी, इसको उन्होंने फॉर्ज किया और बीजेपी +6 एक अलायंस बना है। और ये अलायंस कहीं हमें लगता है कि डीएमके के वोट को इफेक्ट करेगा, जयललिता के वोट को भी कर सकता है। ठीक बात, लेकिन इन सब के बीच प्रदीप सर, डीएमके की स्थिति क्या? पिछली बार 18 सीटें थी, लेकिन इस बार भी अगर उम्मीदवारों के नाम हम देखें तो कनिमोई मैदान में है, ए राजा मैदान में है, दयानिधि मारन मैदान में है, और भी तमाम लोग हैं जो मैदान में हैं। क्या ये जो उम्मीदवार हैं, क्या ये जो नाम हैं, यही अपने आप में एक बड़ी समस्या बन गए हैं डीएमके के लिए? नहीं, देखिए, इसको पहले एक बात और साफ करने की है कि जैसे कि ट्राइपोलर इलेक्शंस की बात हो रही है और उसमें कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है और 10% वाली पार्टी को एक महत्व देके उस कॉम्बिनेशन को, जो 7 पार्टियों का एनडीए का गठबंधन है और सबसे बड़ा गठबंधन तमिलनाडु में दिख रहा है, तो इससे जाहिर है कि वो कितने छोटे छोटे पार्टी हैं। ये जब त्रिकोणीय मुकाबले की हम बात करते हैं तो हम कांग्रेस को तमिलनाडु में माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक ट्रेडिशनल वोट है, एक वोट प्रतिशत है उसका, लगातार वो हारे या सीट में तब्दील हो या ना हो, ये इससे ज्यादा होता है। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष अगर है तमिलनाडु के अंदर तो कांग्रेस है तीसरे नंबर की पार्टी। बीजेपी आपको नहीं दिखती? बीजेपी लेड जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे नहीं दिखता है और उसकी कोई हैसियत भी नहीं दिख रही है। तब जबकि मानकर चला जा रहा है कि इस बार दक्षिण में, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, माफ कीजिए, कमल खिलना है इस पूरे गठबंधन के बाद। ये क्या कहते हैं कि लोगों की अपेक्षाएं हो सकती हैं और ये दिख सकता है यहाँ बैठकर कि ये 7 पार्टी बहुत होती हैं और ये 7 पार्टी, ये 7 लोग हैं, 6 लोग, व्यक्ति की पार्टी है और व्यक्ति का जो भी दबाव होता है वो अपने आसपास के इलाकों में होता है, वो एक थोड़ा सा पूरे स्टेट वाइज वो नहीं कर सकता। सर, लेकिन कैसे 10% वोट एक पार्टी को मिलते हैं? दूसरी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है, जिससे चमत्कार की उम्मीद कम से कम पार्टी तो कर ही रही है और कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। फिर भी और 2, 4, 5 जो बाकी राजनीतिक दल हैं उनको भी अगर जोड़ें, फिर भी आप कैसे सिरे से नकार सकते हैं इस गठबंधन को? नकार सकता हूँ कि जैसे कि ये बात आई कि वो अनप्रेडिक्टेबल है जयललिता, ऐसा नहीं है। पिछले 5 सालों से क्या कहते हैं कि उनसे समझौता करने के लिए बीजेपी संघर्षरत है और एक आदमी विशेष दूत के रूप में अपॉइंट थे मिस्टर रविशंकर प्रसाद, जो लगातार तमिलनाडु आते जाते रहे और वो कोशिश करते रहे। लेकिन इस बार जो जयललिता की स्ट्रेटजी है कि अगर उनको सीटें, सर्वाधिक सीटें मिली क्षेत्रीय दलों में 30 के आसपास, तो वो अपनी दावेदारी अपने को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है, इसलिए ये गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि उस गठबंधन में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार साफ है और जब उस गठबंधन में आप शामिल होते हैं तो आपकी दावेदारी वहीं समाप्त हो जाती है, तो इसलिए ये गठबंधन नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश करके वामपंथी पार्टियों से किया था, लेकिन सीट का मामला नहीं। लेकिन इन सब के बीच राजीव सर, तमिलनाडु की, पूरे दक्षिण की जो राजनीति है वो काफी खर्चीली है। इस बार भी जितना ज्यादा चुनाव आयोग ने पैसा पकड़ा है उसमें सबसे ज्यादा दक्षिण के राज्यों में ही है। और वहीं दूसरी तरफ केवल तमिलनाडु की अगर बात करें तो जयललिता की मुख्यमंत्री के तौर पर जो तमाम योजनाएं हैं, मुफ्त दवा, मुफ्त भोजन, मुफ्त पानी, बहुत सारी चीजें, उन तमाम योजनाओं का असर किस तरीके से आप आंक सकते हैं इन चुनावों में? मुझे इस बार तमिलनाडु में ऐसा लगता है कि अगर आप एडीएमके को छोड़कर बाकी को देखें, पहले जैसे डीएमके है वहाँ भी एक गठबंधन है 5 पार्टियों का और एनडीए का अपना एक गठबंधन है 6-7 पार्टियों का। लेकिन डीएमके जो टक्कर होती है, या इस बार भी जो लग रहा है, वो एआईडीएमके और डीएमके के बीच ही संघर्ष होना है। बाकी जो थर्ड फ्रंट है या जो थर्ड फोर्स है, अब कौन होगा, वो एनडीए लेड अलायंस होगा या कांग्रेस होगी, ये अभी कहना थोड़ा कठिन है। ठीक है। तो ये जो 2 फोर्स है उसमें डीएमके की जो सिबलिंग राइवलरी है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चरम सीमा पे है अभी, और उसका एक नुकसान मुझे लगता है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखेगा तमिलनाडु में खासकर। और अगर आप जयललिता को आप देखेंगे तो उनके बारे में जो उनका निक नेम है वो है रिवोल्यूशनरी अम्मा जी। तो एक रिवोल्यूशन से, और उनको एक मदर फिगर उनके जो समर्थक हैं वो कर रहे हैं, बताते हैं। और पिछले जो अभी जो उनकी सरकार चल रही है और जितनी भी योजनाएं उन्होंने की सब्सिडाइज्ड रेट पे, और ख़ासकर गरीबों के लिए जो उन्होंने योजनाएं की हैं,
बिल्कुल, जो अम्मा कैंटीन के नाम से ही मशहूर है हाँ, ये अम्मा पूरी योजना। कैंटीन है, जैसे मुफ्त भोजन का है, तो वो सब एक बड़ा ही पॉपुलिस्ट है और उसको काफ़ी पॉपुलर एक ये मिल रहा है। वहाँ की राजनीति भी ऐसी रहती भी है बिल्कुल, शुरू से, हमेशा। कलर और टीवी, मंगलसूत्र, जी। इस तरीके के और वादे होते हैं चुनाव में। दूसरा डेवलपमेंट इंडेक्स में भी बिल्कुल, बहुत ऊपर है, बिल्कुल। और दूसरा, और उधर जो अब यूजुअली आप देखेंगे कि उधर ज़्यादातर जो स्थितियाँ होती है वो बिल्कुल एक तरफा सा होता है। कभी डीएमके की तरफ अगर लोग झुके हुए हैं तो बिल्कुल एक झुकाव सा डीएमके की तरफ होता है, अगर एडीएमके की तरफ झुके हुए हैं तो बिल्कुल उस तरफ का झुकाव होता है। और जितने भी आप ओपिनियन पोल आप देखेंगे, सिर्फ एक ऐसा राज्य है तमिलनाडु ही जहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है फोरकास्ट का बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप पिछले जनवरी फरवरी के ओपिनियन पोल के रिजल्ट्स को देखेंगे या आज जो अप्रैल में ओपिनियन पोल्स के रिजल्ट्स को देखेंगे तो उसमें जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता। उसका सिंपल मतलब ये है कि वहाँ पे जो पलड़ा है वो निश्चित तौर पे अम्मा का भारी है। ठीक है, और ये जो पलड़ा भारी हो रहा है एआईडीएमके का, क्या इसके पीछे एक सवाल इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आपने ये राजा का सवाल लिया, हाँ, वही मैं आपसे जब आपको याद हो कि जब ये राजा यहाँ पर 2G के मामले में फंसे थे और चारों तरफ से घिर गए थे, और जब तमिलनाडु पहुंचे थे अपने संसदीय क्षेत्र, उनका स्वागत हुआ था। तो तमिलनाडु की राजनीति दूसरे तरह की है, वहाँ जीते जी लोगों का मंदिर बना देते हैं, सेल्फ इल्यूमिनेशन कर लेते हैं अपने नेता के लिए। तो ये जो उनका राजा का अपने इलाके में जो कॉम्बिनेशन है वो उसकी भी उनका भी एक प्रतिशत बहुत बड़ा प्रतिशत है। बात तो इसलिए व्यक्ति कई बार पार्टी पर भारी पड़ जाता है। सिंह सर, क्या इसका मतलब ये भी मान लिया जाए कि तमिलनाडु उन राज्यों में है जहां साक्षरता दर अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा है, उन चुनिंदा राज्यों में है, ऐसे साक्षर राज्य में भी विकास ही यह बड़ा मुद्दा है या भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, जब हम ए राजा की बात कर रहे हैं या बाकी तमाम नेताओं की बात कर रहे हैं जिनको लेकर मामले विचाराधीन हो? ये बड़ा अच्छा अनुराग ये सवाल है। इसको बड़ा साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जरूरत होती है। जब जयललिता पे करप्शन के चार्जेस लगे तो उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया जी। ये एक अजीब सोसाइटी है, वो हाईली इमोशनल है, जिसमें कि अगर कोई फिल्म का मर जाता है तो कई लोग अपने को आत्मदाह कर लेते हैं। तो वहां पे जो कैलकुलेशंस है वो प्योर विकास पे नहीं चलते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे चलते हैं। और विकास, एक बात सही है कि विकास लगातार वहां पे हुआ है। डायरेक्ट डिलीवरी बोर्ड में वहां की गवर्नमेंट्स ने लगातार वहां पे इमदाद दिए हैं, डायरेक्ट डिलीवरी, और जयललिता ने तो खास करके बहुत अच्छा किया है। तो जयललिता का बाई एंड लार्ज ठीक है, लेकिन अगर ठीक है भी तो जो बहुत बढ़िया राजीव जी ने कहा कि दोनों भाइयों का जो झगड़ा है जी, इसको लेके कई बार एक स्टेज आई जिसमें कि ये माना गया है, मैं वहां की से बात कर रहा था अपने करेस्पॉन्डेंट से, तो उन्हें बताया कि साहब अब तो ये डर लग रहा है कि करुणानिधि भी ये कह रहे हैं कि अगर हम हार रहे हैं तो बीजेपी को जिता दो, अम्मा ना जीतने पाए। लेकिन भ्रष्टाचार उस लिहाज से बड़ा मुद्दा नहीं है, मतलब भावनात्मक चीजें ज्यादा हो जाती हैं साक्षर मतदाता के लिए भी और युवा मतदाता के लिए भी। वो सोसाइटी डिफरेंट है। ये बात एक जनरल पूरे वर्ल्ड में है कि अगर लिटरेसी ज्यादा है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आप रहते हैं, डेवलपमेंट एक मेजर इशू होता है, अच्छे फैसले आप लेंगे। हाँ, और डेवलपमेंट पे यहाँ तक कि रोड में गड्ढे कैसे पड़े हैं ये भी एक इशू बन सकता है। अमेरिका वगैरह में इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो ये एक बड़ा इशू होता है। और वहां पे वोट परसेंटेज पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें 225 का जब एनालिसिस अभी हाल में किया गया तो पाया गया कि 70% इलेक्टोरल टर्नआउट है। इंडिया में वो नहीं है, ठीक बात। लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, कुछ हद तक जैसे तेलंगाना में आपने देखा कि आत्मदाह किस तरह किया गया एक स्टेट के लिए, तो वो सोसाइटी, सदर्न सोसाइटी में कुछ हैं जो कि काफी इमोटिव हैं और वो इस तरह के कंडक्ट करती हैं। लेकिन फिर भी विकास कहीं भी कभी भी बड़ा मुद्दा रहता है और जयललिता ने विकास किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी ताजा आंकड़े जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम जयललिता नहीं दिए, बिल्कुल सारे आंकड़े अपने गवर्नमेंट से कह के उन्होंने कंपैरेटिव फिगर्स दिया। और उसमें ये बात सही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के तमाम जो पैरामीटर्स हैं उस पे तमिलनाडु बहुत आगे है। ठीक बात। लेकिन ये जो भावनात्मक राजनीति है इसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उत्तर और दक्षिण में। आपको लगता है जो स्थिति तमिलनाडु की है डीएमके को लेकर भावनात्मक लिहाज से, कुछ वैसी स्थिति बिहार में भी दिखती है? लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड हैं तो ये मान लिया गया है कि उस जाति के जो तमाम लोग हैं वो आरजेडी से जुड़ जाएंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, वो एक तो जाति को लेकर पहले भी अगर आप लालू यादव की पार्टी को आप देखेंगे तो उनका जो अपना वोट बैंक था वो कभी यूजुअली जो उनका अपने जात का जो वोट है वो उनसे कभी खिसका नहीं जी। थोड़ा एग्रेसिवनेस कम हो गया जब लगातार सत्ता में रहे लालू जी, तो 2009 में या उससे पहले उनके अपनी जात का जो पहले जो एग्रेशन था वो थोड़ा कम हुआ। वो एग्रेशन इस बार वापस दिख रहा है। दूसरा, बिहार में पर्टिकुलरली जो MY कॉम्बिनेशन था वो धीरे धीरे, मैं अभी बिहार और झारखंड के दौरे पे ही था, तो वो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बहुत
कहना चाहूँगा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, जो दिल्ली में भी ऐसा लगता है कि जो जेडीयू है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है और वो बिल्कुल तीसरे नंबर पे जा रही है। मुझे ये लगता है इस दौरे में जो मैंने देखा, मुझे ये लगा बहुत जगह मैं जहाँ भी नुक्कड़ सभाएं हो रही थी वहाँ मैं गया, बहुत लोगों से मिला भी, तो वो स्थिति बिल्कुल जेडीयू 0 to 2 जो कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें हम नहीं समझ पा रहे हैं संदेह दिल्ली में है। बैठ उसका क्या कारण है वो मैं बताता हूँ। अभी कल ही मैं जब आ रहा था तो एक समस्तीपुर के जगह पे कहीं पे मैं हलवाई की दुकान पे रुका जी। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगा आप सुने ये। तो चाय पीने की इच्छा हुई तो मैं, वो जो हलवाई था उसमें वो दूध को ये करके खोआ बनाया जाता है उधर जो पेड़ा बनता है, तो वो बिल्कुल लगा हुआ था और वो यूं यूं करके वो खोआ बना रहा था। मैंने उससे पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो उन्होंने कहा कि आप बताइए आप किसको देंगे। ठीक तो है, मैंने ये कहा अच्छी कि बात है, ऐसे हाँ, सवाल होने चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताइए, और काफ़ी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने थोड़ी देर वो सोचते रहे, फिर वो कहे जो भी कुछ हो जाए इस बार मैं नीतीश कुमार को वोट नहीं दूंगा। तो मैंने पूछा कि मुझे आश्चर्य लगा कि इतना स्पष्ट तौर पे सिर्फ ये क्यों कर, मैं किसी और को दे दूंगा लेकिन नीतीश कुमार को नहीं दूंगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो आप? तो कहा कि लोग जो है ना मेहरारू लोग को का बहुत मन बढ़ा दिया है। अब मेहरारू मीन्स पत्नी या औरतों का। अब वो क्या है, अगर आपको मैं आप बता दूँ, और हेल्पलाइन कहीं पे भी अगर किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ को थोड़ा सा भी कुछ शारीरिक उत्पीड़न करा तो उनके पास एक फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर कॉल करें, तुरंत पुलिस बहुत जल्दी आएगी और वो एक्शन लेगी। लड़कियों को साइकिल बांटा गया। एक जगह और मैंने देखा कि जहाँ पे किसी और पार्टी का कोई नुक्कड़ सभा हो रहा था, वहाँ पे किसी ने कहा कि इस बार नीतीश जी को वोट नहीं देना है, किसी और के लिए उनको वोट देना है। वहाँ पे जितने भी पुरुष थे उसमें आधे पुरुष ने कहा हाँ नहीं देंगे। पीछे काफ़ी महिलाएं खड़ी थी, लगभग सभी महिलाओं ने कहा, और मैंने खुद सुना कि नहीं नीतीश जी को, नीतीश कुमार को वोट देंगे। ठीक बात। तो महिलाओं के तरफ का एक रुझान है। ये अलग बात है कि जेडीयू ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया है, नहीं वो अलग चीज़ है, ठीक लेकिन बात है, लेकिन अच्छी बात है कि मैं ये कह रहा महिलाएं हूँ जुड़ रही हैं। नहीं मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि यहाँ बैठ के जो हमें नहीं समझ पा रहे हैं मिलता हम है, चीज़ें। जो हम नहीं समझ पा रहे, वहाँ स्थिति जमीनी दूसरी जो है। स्थिति है दूसरी है, और बड़ा दिलचस्प होगा 16 तारीख को एग्जैक्टली क्या निकलता है। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में बिहार से ही कुछ बयान भी आए हैं और उनके भी क्या कुछ मायने हैं, इनको भी थोड़ा समझने की जरूरत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।